Hello learners, how are you all? I hope you all must be doing well. My name is Meenu and once again welcome back to my channel Economic Words. Last lecture में हमने पढ़ा था law of demand and its meaning, its assumptions and how we derive demand schedule and demand curve from the law of demand. आज हम पढ़ेंगे the reasons behind the existence of law of demand. तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कि किसी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है डिक्रीज होती है, अगर प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड क्या होती है इंक्रीज होती है। तो ऐसी क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड जो एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो बस आज उन्हीं रीजंस और उन्हीं कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first reason behind the existence of law of demand is the applicability of the law of diminishing marginal utility, जिसे हम बोलते हैं law of DMU। और law of diminishing marginal utility किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने law of demand भी दिया था। तो एल्फ्रेड मार्शल ने ही क्या दिया? law of diminishing marginal utility, which is one of the very important reason behind the existence of the law of demand। तो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम पढ़ेंगे बाय बाइफरकेटिंग दिस एंटायर टर्म इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज डिमिनिशिंग प्लस मार्जिनल प्लस यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमिनिशिंग को। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, फॉल या फिर जो है डिक्रीज होना। मार्जिनल जो टर्म है फ्रेंड्स, यह हम बहुत बार पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, बार बार ये आपके सामने आएगी। तो इसका मतलब जो है दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि मार्जिनल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में वन मोर यूनिट और वन एक्स्ट्रा यूनिट या फिर वन एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन मोर यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट और वन एडिशनल यूनिट, मतलब कि एक अतिरिक्त जो है यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई किसी भी कमोडिटी की, चाहे वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और यूटिलिटी का मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, जो हम किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन से डिराइव करते हैं, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर। तो इफ वी सी इट टुगेदर और इफ वी रीड इट टुगेदर तो हमें क्या मिलता है कि फॉल या फिर डिक्रीज हो रहा है हर एडिशनल यूनिट के साथ क्या? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो बस यही क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के कंजप्शन को जो है बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी कमोडिटी को जो है कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे उसकी हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है? वो फॉल होता है। जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को जो है कंज्यूम ज्यादा करेंगे वैसे वैसे जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो क्या होगी? वो फॉल होगी, वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपको आइसक्रीम जो है बहुत पसंद है, आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम जो है परचेज की, तो आपको जो है सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा मिला। लेट्स सपोज कि आपने ये फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम जो है 100 रुपीज में परचेज की और जो आपका सेटिस्फेक्शन था वो हम मानते हैं कि आपको मिला 10 यूटिल्स के जो है इक्वल था। सेकेंड यूनिट आप जैसे ही परचेज करेंगे तो जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा वो पहले से कुछ ना कुछ कम होगा, उतना नहीं होगा जितना पहली बार जब आपने उस आइसक्रीम को खाया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आइसक्रीम जब हमने खाई तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि मुझे ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद है, तो जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट वो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे उनसे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट यूनिट से मिला था। सेकेंड यूनिट आपने कंज्यूम की, उससे सेटिस्फेक्शन जो है थोड़ा सा कम हो गया। लेट्स सपोज कि क्या हो गया? ये 9 यूटिल्स हो गया। तो सेकेंड यूनिट को जो आप 100 रुपीज पर परचेज करना कभी नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ कम प्राइस पर मिले। लेट्स सपोज कि जो है आपने इसको परचेज किया 90 रुपीज पर, जिससे मिले आपको 9 यूटिल्स। थर्ड यूनिट जब आप उस आइसक्रीम की कंज्यूम करेंगे तो सेकंड से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन जो है कम होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे उस आइसक्रीम के लिए जो हमारे डिजायर थी, जो वांट थी, वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी जो 2 यूनिट्स है वो हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो थर्ड यूनिट से जो है सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो थोड़ा सा पहले से कम होगा। लेट्स सपोज जो है 7 यूटिल्स मिलेगा,
तो अब सेकेंड यूनिट के कंपैरिजन में आप कम प्राइस जो है इसके लिए पे करना चाहेंगे। लेट्स सपोज कि आप 80 रुपीज जो है पे करना चाहते हैं, और इसी तरीके से जैसे जैसे आप इसके कंजप्शन को जो है इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, वो कम होगा। कि फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे तो थर्ड से थोड़ा सा कम और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा कम और प्राइस पे करने को जो है तैयार होंगे। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और डिक्रीज होगा, और जो हमारी विलिंगनेस टू पे होगी वो क्या होगी, वो और कम होगी। तो ऐसे जैसे जैसे हम अपने कंजप्शन को बढ़ाते हैं किसी कॉमोडिटी के लिए, वैसे वैसे उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, बेसिकली जो हमें अच्छा लगता है किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करने पर, वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। क्योंकि हमारे उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए जो वांट थी, जो डिजायर थी, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके फुलफिल हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है हमें, दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट क्या होती है, दैट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ा है वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट और हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन, जो कि उसे कम मिलता है फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करता है किसी कॉमोडिटी की, तब उसका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ही इज रेडी टू पे हायर प्राइस, जो कि क्या था, 100 रुपीज जो है पे किए थे फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम करने पर, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन क्या था, वो बहुत ज्यादा था। With each additional unit, he will not be prepared to pay the same price। कि जैसे जैसे हमने कंजप्शन को इंक्रीज किया, हम 100 रुपए देने को तैयार नहीं थे। हम चाहते थे कि पहले से कुछ ना कुछ कम प्राइस पर अगर हमें कॉमोडिटी मिलेगी, मतलब कि अगर हमें पहले से कुछ कम प्राइस पर आइसक्रीम मिलेगी तो ही उसको कंज्यूम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज विद ईच सक्सेसिव यूनिट हिज सेटिस्फेक्शन जो है फुल, जो हमने देखा था 10 से 9 हो गया, 9 से 7 हो गया, फर्दर 7 से कितना हो जाएगा, लेट्स सपोज हो गया 4। तो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इसीलिए उसकी जो विलिंगनेस टू पे है हर एडिशनल यूनिट के लिए, वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है पहले से। एंड देयरफॉर अ कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल। कि जब प्राइस फॉल हो रहा है तभी वो सेकंड यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा है, तभी थर्ड कर रहा है, तभी फोर्थ करेगा। तो इसीलिए जब प्राइस फॉल होता है तभी कंज्यूमर जो है ज्यादा डिमांड करता है किसी भी कमोडिटी की, और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड क्या होती है, वो फॉल हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। रीजन क्या है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है हर एडिशनल यूनिट के कंजप्शन के साथ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं कि हर एडिशनल यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हैं उसका सेटिस्फेक्शन कम होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू पे है फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, वो क्या होती है, वो कम होती है। तो फर्स्ट रीजन क्या थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप DSSB की बात करो, चाहे आप एस्टेट की बात करो, आप UGC नेट JRF की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से देख लेना। The second reason for the downward slope of demand curve is the substitution effect। सबसे पहले substitute goods क्या होते हैं, those goods which can be used in place of one another। अगर इनमें से किसी एक का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो क्या हो जाता है, रिलेटिवली चीपर हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, पीपल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। दोनों का प्राइस 70-70 है, तो आप दोनों में से किसी को भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, पेप्सी का प्राइस जो है 70 से हो गया 90 रुपीज पर लीटर। तो अब पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कोक की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोक का प्राइस 70 ही है, लेकिन पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो पेप्सी के प्राइस की इंक्रीज होने की वजह से कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोक क्या हो गई है, रिलेटिवली चीपर हो गई है, सस्ती हो गई है जो है पेप्सी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होगा, पेप्सी की डिमांड जो है रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ, कोक की डिमांड इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये चीपर हो गया पेप्सी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होगा,
पेप्सी की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी एज प्राइस ऑफ पेप्सी जो है फॉल्स। क्यों? क्योंकि पेप्सी के जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है मार्केट में अवेलेबल थे, जो पेप्सी के कंपैरिजन में सस्ते थे, रिलेटिवली चीपर थे देन पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी किसी ऐसी कमोडिटी का प्राइस जो है मार्केट में इंक्रीज होगा जिसके मार्केट में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होंगे, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो रिड्यूस होगी विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस, क्योंकि उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो रिलेटिवली चीपर है, कम प्राइस पर जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से उस कमोडिटी की डिमांड जो है फॉल हो जाएगी एज इट्स प्राइस इंक्रीजेस। नाउ द थर्ड रीजन for the downward slope of the demand curve or for the negative relationship between the price and quantity demanded of a commodity is the income effect. income effect क्या बोलता है कि जब किसी commodity का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, मतलब कि जो उसकी परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, वो फॉल होती है। और क्योंकि उसकी रियल इनकम और उसकी परचेजिंग पावर फॉल हो गई है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी क्या होती है, फॉल हो जाती है। अब पहले देखते हैं कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम क्या होती है। तो नॉमिनल इनकम तो वह इनकम जो आपको मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जो है मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मनी। लेट्स सपोज कि आपको 100 रुपीज, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 100 रुपीज आपको हर महीने जो है एज ए इनकम मिलते हैं। तो वो 100 रुपीज क्या है जो आपको मनी की फॉर्म में मिले, वो 100 रुपीज है आपकी नॉमिनल इनकम, जिसको हम मॉनेटरी इनकम और मनी इनकम भी बोलते हैं। लेकिन उन 100 रुपीज से आप कितनी कॉमोडिटीज को जो है, मतलब कि कितने क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं, या फिर एक कॉमोडिटी की कितने क्वांटिटी को जो है परचेज कर सकते हैं, वो क्या होती है आपकी रियल इनकम। तो रियल इनकम शो करती है आपकी नॉमिनल इनकम की परचेजिंग पावर को, कि उस नॉमिनल इनकम के साथ आप कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी या फिर कितने क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज जो आप परचेज कर सकते हैं, वो क्या हो जाती है आपकी रियल इनकम। पैसा जो आपको मिला है वो आपकी नॉमिनल इनकम और मनी इनकम, और उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उससे आप कितना सामान जो परचेज कर सकते हैं, वो क्या हो जाती है आपकी रियल इनकम और आपकी परचेजिंग पावर। अब ये अफेक्ट कैसे करती है रियल इनकम। लेट्स सपोज दो केसेस हैं, 100 रुपीज क्या है आपकी नॉमिनल इनकम है दोनों ही केसेस में, कि हर महीने आपको जो है 100 रुपीज मिल रही हैं। एक ही कॉमोडिटी का केस लेते हैं, इन 100 रुपीज से आप जो है पेन परचेज करते हैं जिसका प्राइस है लेट्स से 5 रुपीज इन फर्स्ट केस एंड 10 रुपीज इन सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस में जब 5 रुपीज जो है प्राइस है पेन का, तो रियल इनकम क्या है, रियल इनकम आपकी परचेजिंग पावर को शो करती है, मतलब कि कितनी यूनिट्स ऑफ पेन जो है आप इस नॉमिनल इनकम के साथ परचेज कर सकते हैं। तो कितनी जो है परचेज कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20। आप कितने पेन्स परचेज कर सकते हैं इन 100 रुपीज के साथ, 20 पेन्स, जो क्या होगी आपकी रियल इनकम। सेकेंड केस देख लेते हैं, जब प्राइस ऑफ पेन जो है इंक्रीज हो गया, मतलब कि डबल हो गया, तो रियल इनकम क्या हो जाएगी। अब इन 100 रुपीज से आप कितने पेन परचेज कर सकते हैं, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 पेन्स अब जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी रियल इनकम कितनी हो गई 20 पेन्स इन टर्म्स ऑफ कॉमोडिटी, और यहाँ पर आपकी रियल इनकम कितनी हो गई 10 पेन्स इन टर्म्स ऑफ कॉमोडिटी। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में नॉमिनल इनकम जो है आपकी सेम है 100 रुपीज, लेकिन जैसे ही पेन का प्राइस जो है इंक्रीज हुआ फ्रॉम 5 रुपीज टू 10 रुपीज, वैसे ही आपकी रियल इनकम जो है क्या है रिड्यूस हो गई। प्राइस डबल हुआ तो आपकी रियल इनकम क्या हो गई, आपकी हाफ हो गई, परचेसिंग पर आपकी हाफ हो गई। पहले आप 20 रुपए जो है परचेज कर सकते थे 100 रुपए में, अब आप सिर्फ और सिर्फ 10 पेन जो है परचेज कर सकते हैं 100 रुपए में। तो इनकम इफेक्ट क्या शो करता है कि आपकी नॉमिनल इनकम सेम रहते हुए जब प्राइस किसी कॉमोडिटी का जो है इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी रियल इनकम जो है, मतलब कि आपकी परचेजिंग पावर जो है उस नॉमिनल इनकम की, वो फॉल हो जाती है, जिसकी वजह से उस कॉमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या होगी, फॉल होगी। दूसरी तरफ अगर यही प्राइस जो है 5 की जगह हो जाता 2 रुपए, तो रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 100 डिवाइडेड बाय 2, अब कितने पेन खरीद सकते थे आप, अब आप खरीद सकते थे 50 पेन्स। तो रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस फॉल होगा, रियल इनकम इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होगा, रियल इनकम फॉल होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, फॉल होगी। तो इनकम इफेक्ट क्या बताता है
कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है रिड्यूस होता है तो रियल इनकम मींस परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो एक कमोडिटी की जो है ज्यादा डिमांड कर सकता है विद द सेम नॉमिनल इनकम। तीनों ही केसेस में नॉमिनल इनकम सेम है। दूसरी तरफ जब प्राइस एक कमोडिटी का इंक्रीज होता है तो रियल इनकम कंज्यूमर की क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से ही कैन नाउ परचेज लेस ऑफ अ कमोडिटी विद द सेम नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल इनकम सेम है, प्राइस इंक्रीज हुआ, रियल इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हुआ, रियल इनकम इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या बोलता है, इनकम इफेक्ट। फोर्थ रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज का मतलब हुआ कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है फॉल होता है तो हमें मार्केट में बहुत सारे नए कंज्यूमर्स देखने को मिलते हैं जो अब उस कमोडिटी को लोअर प्राइस पर जो है परचेज करने को तैयार है या खरीद रही हैं। क्यों? क्योंकि हायर प्राइस पर उस कमोडिटी को परचेज कर पाना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। इसके एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज कोई ड्रेस है जिसका प्राइस है 4000 रुपीज। ये ड्रेस आपको जो है बहुत ज्यादा पसंद है, बट एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 4000 रुपीज इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर यू टू परचेज इट। आप इसको जो है परचेज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस ड्रेस पर जो है ऑफर आया, डिस्काउंट आया, बाय 1 गेट 20% ऑफ, बाय 2 गेट 40% ऑफ एंड बाय 3 गेट 70% ऑफ। तो आपने क्या किया, आपने अपनी 3 फ्रेंड्स को लिया, उनको समझाया कि हम तीनों जो है सेम ड्रेस लेते हैं, सेम ड्रेस पहनकर जो है इंस्टा पर, फेसबुक पर फोटोज अपलोड करेंगे और कैप्शन डालेंगे #bestfriendgoals। तो आप तीनों जो है शोरूम पर गए, आपने 3 ड्रेसेस जो है परचेज की 70% ऑफ के साथ। मतलब कि एक ड्रेस आपको जो है अब मिली है 2800 रुपीज में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब प्राइस 4000 था तो आपके लिए एक ड्रेस को परचेज कर पाना भी अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही 70% ऑफ मिला और उस ड्रेस का जो प्राइस आपके लिए हुआ 2800 रुपीज, तो आपने जो है 3 सेम ड्रेसेस जो है परचेज की। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो उस कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नए कंज्यूमर्स हमें मार्केट में दिखते हैं जो उस कमोडिटी को अब परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पहले हायर प्राइस पर इस कमोडिटी को परचेज कर पाना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था, उनकी रेंज से बाहर था, उनकी उतनी इनकम नहीं थी, इनकम कंस्ट्रेंट्स थी। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। सो रीजन क्या थे, हमने जो है 4 रीजंस देखे। उनमें से सबसे पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड था इनकम इफेक्ट एंड फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज, जिनकी वजह से जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि क्यों डिमांड कर्व का स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, then please like it, share it, and also don't forget to subscribe to my channel. You can also follow me on my Instagram handle that is by the same name, Economic Words. So see you soon in the next video. Till then, keep watching and keep learning with Economic Words.